परिवार दो इंसानों के डिसीजन से बनता है जो इकट्ठे होते हैं या वो अरेंज मैरिज सेटअप में इकट्ठे होते हैं आजकल की सोसाइटी के मायनों से या फिर वो लव मैरिज में इकट्ठे होते हैं। और स्पेशली अगर वो लव मैरिज में इकट्ठे हों तो बहुत बार कहानी यहाँ से चलती है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, डैश डैश डैश। और कहानी पहुंचती है, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। तो बहुत बार ऐसा होता है। और लेकिन अगर हम सोशल मीडिया देखें या सोशली जब हम लोगों को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी ही कहानी होगी, किसी और की कहानी नहीं होगी। लेकिन ये बहुत ही प्रेवेलेंट है कि कहानी ऐसे से ऐसे जाती है। और हम एक परिवार इन कहानियों के साथ बनाते हैं। परिवार में शादी होती है, बच्चे आते हैं और बच्चे भी इसी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आप पीछे जाइए तो आप भी किसी कहानी का हिस्सा होंगे। आपके माता पिता की भी कुछ कहानी होगी और उसका हिस्सा आप होंगे। जब हम छोटे होते हैं बचपन में तो हमें अपने माता पिता की कहानी का एहसास नहीं होता है। हमारे पास कुछ भी उसके लिए कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है कि कुछ और भी हो सकता है। हाल ही यही नॉर्मल होता है बच्चे के लिए, जो वो अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस करता है वो नॉर्मल होता है। अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई नॉर्मल, अगर डांटा जा रहा है तो डांटा जाना नॉर्मल है, अगर कोई उन्हें डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारे भले के लिए है, वो भी नॉर्मल है। अगर उसको क्रिटिसिज्म मिल रही है तो वो भी नॉर्मल है। जो भी एक बच्चे को मिलता है वो उसके लिए नॉर्मल होता है। तो अब हम वो दो एडल्ट्स जिन्होंने अपनी कहानी शुरू करी थी गाने के जरिए, जो मैंने आपसे शेयर करा, उन एडल्ट्स की अगर हम बचपन में चले जाएं और उनकी कहानी इमेजिन करें, किस तरह से उनकी कहानी जिस तरह से डेवलप होती है वो किस तरह उनके बचपन से इन्फ्लुएंस होती है, उनके अंदर कितनी कहानियां चल रही होती हैं जो उनके माँ बाप की कहानी है। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है 7-8 साल तक स्पेशली, तो जो भी उसके अराउंड कहा जाता है वो उसके अंदर एक तरह से इम्प्रिंट हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल आप कहें तो सोख रहा है, सब कुछ जो भी उसके पास है वो उसको सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर बच्चे को बोला जाएगा कि मूर्ख हो, तुम इडियट हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम अच्छे से बिहेव क्यों नहीं करते हो, ये सारी चीजें उसके अंदर एब्जॉर्ब घर कर जाएंगी। बच्चे के पास एक कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, उसको ये नहीं लगता कि शायद मेरे पेरेंट्स ही गलत कह रहे हैं। स्पेशली एक छोटा बच्चा तो ये नहीं समझ सकता कि ओ मे बी वो अपनी किसी चीज से जूझ रहे हैं और शायद अपने ऑफिस से अपसेट आए हैं या दुखी हैं किसी चीज पे और तब उन्होंने ऐसा कह दिया। उसे लगता है कि शायद मुझ में ही कोई खराबी है। तो अगर ऐसी चीजें देखी जाएं और बच्चा एक्सपीरियंस करे कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है घर में, तो उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर रहता है। उसके पेरेंट्स आपस में कैसा बिहेव कर रहे थे एज ए कपल एक दूसरे के साथ। अगर एक लड़का है तो उस पे वो इम्प्रिंट जाएगा कि उसके पापा कैसे हस्बैंड है, और उसके लिए वो एक टेम्पलेट है कि हस्बैंड होना ऐसा होता है। उसके फादर कैसे फादर है, उसके ऊपर वो इम्प्रिंट होगा कि इस तरह से पेरेंटिंग करी जाती है। अगर वो बच्चा बड़ा होके हो सकता है अपने पेरेंट्स की चीजों से डिसएग्री करे,
वो लड़का ये सोचे कि नहीं, मेरी माँ को अच्छे से ट्रीट नहीं करा मेरे फादर ने, ऐसा नहीं करना चाहिए, या उसको लगे कि उसके पेरेंटिंग के मेथड जो उसके फादर के थे वो ठीक नहीं थे। लेकिन इस रिएक्शन से भी अगर वो डिसाइड कर ले कि मुझे कुछ और करना है, तो वो उसकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को ओवरराइड नहीं कर पाएगा। बहुत लोग रिएक्शन में डिसाइड करते हैं कि हमें मार पड़ी थी, हम आगे नहीं मारेंगे, हमें कभी कोई टॉय नहीं मिलता था, हम तो अपने बच्चों को टॉय लेके देंगे, हमारे साथ ऐसा हुआ, हम अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे। लेकिन इवन रिएक्शन में वो चीजें हम आगे जरूर करते हैं। तो पहली बात ये समझना कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हमारी जो है वो टेम्पलेट जो हमें मिला है वो हमारे चाइल्डहुड से आता ही आता है, और उसका इन्फ्लुएंस हमारे रिलेशनशिप्स पे आएगा ही आएगा। इस तरह से वो एक गाने से दूसरे गाने पे कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बीच में आ जाती है। तो अगर हम अपने चाइल्डहुड से, हो सकता है एंगर, सैडनेस, रिजेंटमेंट, गिल्ट, शेम, कुछ भी ऐसा लेके आ रहे हैं, तो वो हमारे प्रेजेंट डे लाइफ पे, प्रेजेंट पार्टनरशिप पे, प्रेजेंट रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। हमारे अंदर ऐसा होता है कि हमें आभास नहीं होता है, पर हम अपने इमोशंस और अपने बिलीव्स के थ्रू रियलिटी को देखते हैं। तो अगर दो जने रिलेशनशिप में इकट्ठे हुए हैं और वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद स्पेशली उनको उनकी अपनी जो छुपी हुई चीजें थी वो सामने आ जाएंगी। अगर अपना फियर सामने आ गया, तो हो सकता है कि वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट को भी मिस इंटरप्रेट करें अपने फियर की वजह से, और उन्हें लगे कि उनका पार्टनर उनको ये कह रहा है। या अपने अंदर गुस्सा है तो छोटी चीज भी पार्टनर की बहुत ज्यादा इरिटेट करे, बहुत ज्यादा इरिटेट करे, उन्हें भी लॉजिकली लगे कि इतना इरिटेट क्यों हो रहा है, या फिर उन्हें शादी में ट्रैप्ड फील होना लग जाए, हेल्पलेस फील होने लग जाए, जबकि वो हेल्पलेस शायद नहीं है। उन्हें पता है शायद कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अगर वो चाहें तो वो शादी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उन्हें ट्रैप्ड फील हो सकता है, हेल्पलेस फील हो सकता है, गिल्टी फील हो सकता है बिना किसी रीजन के। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को ओवरवर्क कर रहे होते हैं मैरिजेस में, बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर भी ये फील नहीं करते कि वो दे आर डूइंग इनफ, क्योंकि बचपन में यही प्रोग्रामिंग उनको दी गई थी कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, यू आर नॉट इनफ। तो जब वो ओवर करने की कोशिश करेंगे शादी में, तो वो खुद थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और शादी ही उनको टायरिंग लगने लग जाएगी, उनको उनका पार्टनर प्रॉब्लम लगने लग जाएगा, जबकि शायद उसके पार्टनर ने इतना कुछ डिमांड भी ना करा हो, शायद वो भी उनको कह रहे हो कि इतना ज्यादा मत करो आप। तो आप सोचिए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि हम अभी एक इंसान की बात करें, यहाँ पे दूसरा इंसान जो अपनी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग के साथ आया है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जो हमारे वूंड्स होते हैं, अगर बहुत ही डोमिनेटिंग पेरेंट कोई एक हमारा था, तो हम वैसे ही पार्टनर्स के साथ शादी भी बहुत बार हमारी हो जाती है, क्योंकि हम फ्रॉम द सोल पर्सपेक्टिव उस चीज को हील करना चाहते हैं। तो जब ऐसे इंसान के साथ हमारे साथ शादी होगी, तो हम ट्रिगर भी होंगे, और हमें लगेगा कि ये इंसान इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम अपने आप को देखने लगे, तो हम देखेंगे कि हम खुद कितने वुंड्स कैरी कर रहे हैं, जिसको हील करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक खुशहाल जो फैमिली अगर हम चाहते हैं, तो खुशहाल फैमिली खुशहाल इंडिविजुअल से बनती है, और अगर हम खुद हील्ड है, हैप्पी है, हेल्दी है, पीसफुल है, तो हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वो माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें
वो लव फील करें, वो सेफ फील करें, वो फील करें कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमें अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही समझेंगे, हमें ट्रस्ट करेंगे, हम उनके साथ सेफ हैं। तो फैमिली की क्रिएशन दो इंडिविजुअल्स के आने से होती है और एक हार्मोनियस फैमिली की क्रिएशन बैलेंस्ड, हील्ड, हेल्दी इंडिविजुअल्स के साथ होने से होती है। जब तक हम खुद को हील नहीं करते हैं, जब तक हम अपने वूंड्स को हील नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम एक हार्मोनियस फैमिली क्रिएट कर पाए। हार्मोनियस फैमिली कैसी होएगी? हार्मोनियस फैमिली डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती। तो बहुत सारी फैमिलीज जिसमें डिसफंक्शनल फैमिली जिनको हम कह सकते हैं, वहां पे हम अपने रोल्स में ट्रैप हो जाते हैं। एक जन है जो हमेशा क्रिटिसाइज ही कर रहा है, एक जन है जो हमेशा विक्टिम की तरह ही फील कर रहा है, एक जन हमेशा गुस्सा ही कर रहा है। तो डिसफंक्शनल फैमिलीज में रोल्स जो हैं और जो हमारा स्कोप है बिहेवियर का वो हमेशा लिमिटेड होता है। लेकिन अगर एक डायनेमिज्म है कि मैं हो सकता है कभी अगर मुझे गुस्सा आया तो मैंने कुछ कह दिया, लेकिन हो सकता है मैं चुप रहने की भी कैपेसिटी हो, मैं कभी गुस्सा भी कर पाऊं और कभी क्रिटिसाइज भी कर पाऊं और कभी मैं अप्रूव भी कर पाऊं और कभी मैं शांत भी रह पाऊं। तो क्या इंडिविजुअल्स अपने आप को वाइडनेस में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इन द वाइडनेस ऑफ देयर बीइंग? वो एक फंक्शनल फैमिली का मार्क है, फंक्शनल फैमिली की निशानी है। फंक्शनल फैमिलीज में जॉय होता है, क्रिएटिविटी होती है, एक्सपेंशन होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है। हम एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करते हैं कि हम एक डिफरेंट वर्जन भी हो सकते हैं अपना, हम गलतियां भी कर सकते हैं। वहां पे सब इंसानों को गलती करने का भी कॉन्फिडेंस होता है। ऐसी कोई इमेज नहीं है जो एक फंक्शनल फैमिली को दिखानी है कि वो शायद हमेशा ही हंस रहे हैं। ऐसा तो नॉर्मल ही नहीं होएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को कोई एक मेंबर फैमिली का बाहर गया, बच्चा हो सकता है बाहर गया और उसको स्कूल में कुछ परेशानी हुई और वो दुखी है, और एक फंक्शनल फैमिली में एक मदर नोटिस कर पाएगी कि उसका बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहा है और वो गंभीरता से सुन पाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक फंक्शनल और एक हार्मोनियस फैमिली हमेशा हंसती रहे। तो खुशी मायना नहीं है एक हार्मोनियस फैमिली का, मायना है ऑथेंटिसिटी। जो मुझे फील हो रहा है, क्या मैं वो एक्सप्रेस कर सकता हूँ? क्या मैं बता सकता हूँ अपने पार्टनर को? क्या मैं, अगर मुझे कुछ बुरा लगे, वो भी कह सकती हूँ, या मुझे सिर्फ अच्छी बातें ही कहनी है? क्या मेरा मेरे टेम्पर पे कंट्रोल है? ये नहीं होगा कि कभी गुस्सा ही ना आए, पर अगर गुस्सा आया तो इंडिविजुअल ग्रोथ होगी कि मैं अपने आप को काम करने के बाद जिस चीज पे मुझे गुस्सा आया था वो मैं एक्सप्रेस कर पाऊं। तो ऑथेंटिसिटी एक मायना है कि फैमिली कितनी हार्मोनियस है। और ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी का हर पहलू एक दूसरे के साथ शेयर करें, स्पेशली बच्चों और पेरेंट्स के बीच। अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीनेजर्स हैं, कुछ उनकी बातें हो सकती हैं जो सिर्फ उनकी बातें हैं, और पेरेंट्स की हर बात भी बच्चों को नहीं बताई जा सकती। ऑथेंटिसिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मुझे किसी फैमिली मेंबर के बारे में कुछ लग रहा है, मुझे कुछ हर्ट फील हुआ है, तो वो मैं एक्सप्रेस कर पाऊं। लेकिन एक हार्मोनियस फैमिली में बाउंड्रीज होने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस की बाउंड्रीज, ये मेरा कमरा है तो क्या मैं इजाजत ले सकती हूँ अगर मुझे किसी और के कमरे में जाना है? आजकल सबके पास फोन है, तो फोन की प्राइवेसी, क्या हम
अपने बच्चों के फ़ोन भी क्या हमारा राइट है कि हम कभी भी उस पे देखें, कभी भी उस पे स्पाई करें? और अगर हम चाहते हैं कि हम एक पेरेंटल सुपरविज़न रखें, तो कहीं उनकी एक हार्मोनियस फैमिली में प्लेस है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैं आपके ऊपर फ़ोन पे नज़र रखना चाहती हूँ। या अपने पार्टनर्स के साथ ऐसा हो सकता है कि एक ओपन एक्सप्रेशन हो कि हाँ, आप मेरा फ़ोन देख सकते हैं, मैं आपका देख सकती हूँ। पर अगर हम सीक्रेटिवली ये चीज़ें कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहाँ ऑथेंटिसिटी चली जाती है, वहाँ पे बाउंड्रीज़ चली जाती हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है हार्मोनियस फैमिली, रिजिडिटी नहीं होती है। तो कहीं पे हो सकता है कि हमें कोई चीज़ बुरी लगे, तो हम वो कह पाएँ कि देखो हम ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं और फिर कहीं पे एक कॉमन पाथ बन पाए। हार्मोनियस फैमिली में मेरी अंडरस्टैंडिंग में पेरेंट्स का लीड करना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का वैल्यू सिस्टम बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स बच्चों के फ्रेंड्स नहीं हैं, बराबर नहीं है वो। पेरेंट्स वो होंगे जो डायरेक्शन देंगे और उसमें कपल का आपस में हार्मोनियस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में बिलीव करते हैं, तो वो बच्चों को बिल्कुल कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो अब पेरेंट्स की जो रिलेशनशिप है वो एक फाउंडेशन है एक हार्मोनियस फैमिली की। अगर उनकी रिलेशनशिप हार्मोनियस होगी, अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग्स होंगी कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए ऐसा चाहते हैं, एजुकेशन के मामले में क्या करना चाहते हैं, हेल्थ के मामले में क्या करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे, रिलीजन पे, किसी भी चीज पे क्या बिलीव्स है, तो जब वो एक कॉमन पाथ बनाएंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत ही एक डायरेक्शन मिल पाएगी उनको। और हार्मोनियस फैमिलीज में पेरेंट्स ही हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, बच्चे हेड ऑफ द फैमिली नहीं होते हैं। ऐसा हो सकता है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अगर 20s में आ गए हैं तो अब शायद उनको लगना लग जाए कि अब हमें सब कुछ ही पता है। लेकिन फिर भी अगर वो पेरेंट्स के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं और उन्होंने अपनी फैमिली अभी नहीं बनाई है, तो वहां पे भी पेरेंट्स की ही लीडरशिप चलेगी। चाहे वो एक पेरेंट हो, चाहे वो दो पेरेंट्स। अगर एक सिंगल पेरेंट है तो वो सिंगल पेरेंट की ही लीडरशिप चलेगी, वो ही हेड ऑफ द फैमिली होंगे। और लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम उन पे चीजें इम्पोज करी जाए, सिर्फ एक डायरेक्शन, सिर्फ एक वैल्यू सिस्टम वो बच्चों को दी जाती है, उस पे एक फैमिली जो वो हार्मोनियसली आगे बढ़ती है। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ही एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन एज इंडिविजुअल्स। और शायद अब अर्थ पे भी ये टाइम आ गया है कि हार्मोनियस फैमिलीज भी बन पाए। एक टाइम था जहाँ पे वुमेन इतनी सप्रेस थी इंडिया में, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, इवन यूएस में भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। अब एक टाइम पे वो इमर्ज हो रही हैं जहाँ पे दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं, मेन और वुमेन के पास। तो वहां पे एक बैलेंस में आ पाना कि दोनों ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ एक दूसरे से चल पाए। जब हम एक रोल्स की रिजिडिटी में नहीं होंगे, जब हम अपनी पास्ट को हील कर लिया हो हमने, तो फैमिलीज में आप महसूस करेंगे कि बहुत ही प्यार का और नरिशमेंट का आभास हमें होता है। एक्चुअली हमारी एनर्जीज एक दूसरे को नरिश करती हैं, स्पेशली कपल की आपस में एनर्जीज नरिश करती हैं, उनके पेरेंट्स की उनको नरिश करती हैं और वो उनकी अपने बच्चों को नरिश करती हैं। हम एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ये एज हार्मनी की एज है, प्यार की एज है। सब इंडिविजुअल्स अपनी पावर में आ सकते हैं और जो इंडिविजुअल्स अपनी इनर पावर में होंगे वो हमेशा हम्बल होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे, ओपन होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे, फिर वो एक हैप्पी फैमिली जरूर क्रिएट करेंगे, हार्मोनियस फैमिली जरूर क्रिएट करेंगे। सो पीसफुल फॉर एवर, ग्रोइंग फॉर एवर, हार्मोनियस फॉर एवर। थैंक यू डियर फ्रेंड।